गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज राजनीति शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघवाद। क्या नाम है? संघवाद। इससे पहले हम लोग नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर पढ़े थे, क्या? सत्ता की साझेदारी। उसमें कैसे सत्ता की जो साझेदारी थी उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे, उसी चैप्टर से संबंधित ये चैप्टर से। अगर वो चैप्टर आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को सत्ता की साझेदारी समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा और बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये संघवाद। संघवाद होता क्या है? संघवाद शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति को बांटा जाता है सरकार के विभिन्न स्तरों में, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसी व्यवस्था को संघवाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझाते हैं क्या होता है। सत्ता का यानी जो जिसके पास सत्ता होता है, शक्ति भी उसी के पास होता है, यानी जो पावर होता है। हम लोग इससे पहले सत्ता की साझेदारी में क्या पढ़े थे कि वो जो सत्ता जिसके पास पावर है वो क्या है कि उसको शेयर कर रहा, मतलब बांट रहा था। तो उस बांटना को ही हम लोग संघवाद बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर मतलब एक से दूसरे बांट रहे हैं, यानी केंद्र सरकार जो ऊपर में है हम लोग का, केंद्र सरकार, अगर राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार एक ही होता है, और स्थानीय सरकार, ये सभी को अगर अपना शक्ति बांट रहा है तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? संघवाद। ठीक है, तो ये स्थिति भारत में पाया जाता है। हम लोग का ऐसा तो दुनिया में बहुत सारे देश है। मान लीजिए आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 193 देश, कितना? 193 देश में 25 देश जो है ये संघीय शासन व्यवस्था को मानती है। हम लोग का दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी देश क्या करते हैं कि संघवाद को पालन करते हैं, क्योंकि इस देश जितने भी बड़े देश होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। अगर इस संघवाद व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे तो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े देश है 193 में 25 देश जो है संघवाद को मानते हैं। बाकी जो देश होता है वो किसको मानते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले इसमें कौन कौन आएगा? जैसे भारत आएगा, अमेरिका आएगा। ठीक है, तो संघवाद आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका जो ऑपोजिट होता है एकात्मक सरकार। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाई उसके अधीन काम करती है। देखिए इसमें क्या होता है, एक ही स्तर मतलब जैसे हम लोग का स्तर, हम लोग यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये 3 स्तर आपको पता है। 2 स्तर तो कंपलसरी है, केंद्र और राज्य, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही स्तर होता है, केंद्र। यानी केंद्र जो बोलेगा बाकी देश को वही मानना होगा। ठीक है, यानी बाकी इकाई मतलब कौन? राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, उसके अधीन होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होता। तो ये छोटे देशों में होता है, जैसे जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया। ठीक है, और ये दोनों के बीच का अंतर भी बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको पूरा बढ़िया से संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर्स का मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो ये सब चीज जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कौन सी व्यवस्था है। तो देखिए, इससे आपको बहुत जन को अभी तक पता चल चुका होगा कि भारत में कौन सी व्यवस्था है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए हम लोग इससे पहले सत्ता की साझेदारी पढ़े थे, उसमें मेनली हम लोग क्या, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़े थे। बेल्जियम का स्थिति कैसा था, श्रीलंका का स्थिति कैसा था। हम लोग उसके अनुसार यही जाने कि बेल्जियम की स्थिति बहुत अच्छा था, श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब था। उसका कारण ये भी है, बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था था। क्या? बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था था, और श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था था। यानी
केंद्र जो बोलेगा वही होता था, लेकिन इसमें शक्ति का बंटवारा था। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या है। पहला हम लिखे हैं दो, हम इसमें शॉर्ट लिखे हैं, पूरे डिटेल में नहीं लिखे हैं, ये अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। नोट्स आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। देखिए दो या दो से अधिक स्तर, दो या दो से अधिक स्तर मतलब स्तर किसको बोल रहे हैं, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर, एक स्थानीय स्तर, ऐसे करके स्तर होता है। तो दो स्तर मेनली होता ही है, क्या, केंद्र और राज्य। तो भारत में भी है। और एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है, यानी केंद्र जो ऊपर से होता है। हम लोग का यहाँ केंद्र में, भारत में केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और राज्य में, यानी राज्य, हम लोग का राज्य कौन सा हुआ, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में जेएमएम की सरकार है। तो दो स्तर हो गया ना, लेकिन एकात्मक में एक ही स्तर होता है, यानी केंद्र, मतलब सेंट्रल में जो हो रहा है बस वही हो रहा है। दूसरा पॉइंट हो जाता है प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, यानी प्रांत, देखिए प्रांतीय वर्ड और राज्य सरकार दोनों एक ही चीज होता है। हम लोग प्रांत बोले, राज्य बोले, एक ही वर्ड है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग देखिएगा प्रांतीय वर्ड यूज होगा, कहीं कहीं राज्य वर्ड यूज होगा। तो चाहे प्रांतीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों एक ही चीज है। प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाब देनी है, क्यों, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र काम करते हैं, मतलब केंद्र के काम में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही राज्य के काम में केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, दोनों स्वतंत्र होकर काम करता है, इसलिए जवाबदेही नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रांतीय सरकार केंद्र के अधीन होती है, यानी जो राज्य की सरकार होती है वो केंद्र के द्वारा ही चलती है, यानी केंद्र जो बोलेगा उसको वही करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक अंतर देखते हैं, इसमें संविधान लिखित तथा कठोर होती है। हम लोग भारत में, हम लोग का संविधान लिखा हुआ है, जो भी संविधान लिखा है, अनुच्छेद लिखा है, उसके अनुसार ही हम लोग हर एक कार्य को करते हैं। हम लोग का संविधान कठोर भी है, ठीक है, लिखित है, ये हम लोग को पहले से लिखा हुआ है कि संविधान में जो जो चीज है उसका पालन करना है। तो ये चीज हम लोग इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, लिखित है और कठोर भी है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें संविधान लिखित है और अलिखित दोनों तरह का हो सकता है, यानी वहाँ लिखित भी है और अलिखित। अलिखित का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कानून को पारित करने के लिए संविधान में वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र अपने अनुसार उसको पारित कर देता है, तो ये अलिखित है, यानी ये कठोर होता है और ये सॉफ्ट होता है, ये अपने अनुसार बीच बीच में चीज हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसमें बदलाव करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिखित होता है, ये लिखित और अलिखित दोनों होता है, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट ये संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दो देश का नागरिक। तो ऐसा कैसे होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, ठीक है, भारत में पैदा हुआ, भारत में पला बढ़ा, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी नौकरी लग गई दूसरे देश में, मान लीजिए अमेरिका में, और उसके बाद वो अमेरिका में रहने लग गए। तो ऐसा व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यानी वो भारत का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। ऐसी व्यवस्था होती है संघीय शासन व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी इंग्लैंड में, जापान में, ये सब में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर वो जिस देश में रह रहा उसी देश का नागरिक है, ठीक है। अगर किसी कारणवश उस देश को छोड़ के वो कोई दूसरा देश जाता है, तब वो पहला जो देश छोड़ा वहाँ का नागरिकता उसका खत्म हो जाता है और उसको जहाँ रह रहा है वहीं का नागरिकता प्राप्त होता है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है, और उसमें क्या है, एकल नागरिकता का प्रचलन है। तो इसमें हम लोग का संघवाद में हम लोग क्या क्या भी पढ़े, संघवाद क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चे आज अभी इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, अभी के लिए इतना ही।